नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। और हम यहाँ पर हर दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, साथ ही साथ उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो कवर करते हैं, साथ ही साथ कुछ सेंट ट्रिक्स देखते हैं। ये सेंट ट्रिक्स और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज है। यूपीएससी की लैंग्वेज समझना इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लैंग्वेज को समझकर ही आप एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस हर एग्जाम में बिना किसी नॉलेज के क्लियर कर सकते हो और ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो आज है इस क्लास का डे नंबर 14। डे नंबर 1 से लेके फर्स्ट डे से लेके 10th डे तक हमने 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था। और 11th क्लास से मतलब डे नंबर 11 से हमने डे नंबर 13 तक 2015 के 2015 के फर्स्ट 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज है डे 14 और हम 31 से 40th क्वेश्चन तक आज की क्लास में देखेंगे। ये क्लास मंडे से लेके फ्राइडे तक होती है और आपको ये लेक्चर 2:05 PM पर मिल जाता है। ओके, तो अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। पेन चेंज कर लेता हूं बस मैं। देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले 13 डेज की क्लास नहीं देखी होगी, तो कोई बात नहीं, आप इस क्लास को देख लो। ठीक है, इस क्लास के बाद वापस आप डे 1 पे चले जाना। ठीक है, पर इस क्लास को देख लो क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो इतने ज्यादा रिपीट नहीं होते, है ना। बट हाँ, कीवर्ड जो है वही मैं उतना ही यहाँ समझाऊंगा, उतना ही फर्स्ट डे पे समझाऊंगा। तो आप बाद में जाके फर्स्ट डे को भी देख सकते हैं। बाकी अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगे तो वो स्पीड बढ़ा सकता है 1.25 या 1.5 पे। ओके, ये अभी हम 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक्चुअल में 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 31 है। चलिए, ये जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन था, है ना। उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से ये सारे एग्रीमेंट्स या ये क्लॉज न्यूज में चल रहा होगा, तो उन्होंने पूछ लिया। देख लो, लिखा भी है उन्होंने, अपीयर्स इन न्यूज फ्रीक्वेंटली। कौन कौन से? agreement on agriculture, agreement on application of sanitary and phytosanitary measures and peace clause। तो उस टाइम पर ये किसी रीजन की वजह से चल रहे होंगे न्यूज में, तब के लिए इंपॉर्टेंट था। आज के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें दी गई हैं उससे रिलेटेड हमें डेटा पता हो, क्योंकि ये चारों ही ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर था वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। बट हमें क्या करना है, हमें सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस दी गई है उनके बारे में पहले पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले FAO लिखा है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसके बारे में आपको क्या जानना है कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945। 1945। ठीक है, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूएन की सबसे ओल्डेस्ट परमानेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी माना जाता है। ठीक है, कि स्पेसिफिकली किसी एक मुद्दे के ऊपर ही ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, कि एक प्रॉपर एक टारगेटेड वे में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ठीक है, तो ये कौन सी है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट परमानेंट, ओल्डेस्ट है, परमानेंट भी है, परमानेंट स्पेशलाइज्ड, कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इसे बनाया गया था। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी तो है, पर किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड है ये तो बताओ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये स्पेशलाइज किस में है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट लीड्स
इंटरनेशनल एफर्ट्स, INT, जो भी क्लास ले रहे होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा, INT मैं किसके लिए लिखता हूँ, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल एफर्ट्स, किसके लिए इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं, किसके लिए स्पेशलाइज एजेंसी है, टू डिफीट हंगर, ठीक है, ताकि भूखमरी को खत्म किया जा सके, टू डिफीट हंगर, ठीक है। ये चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। एक चीज और याद रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, रोम, इटली। जिसने भी अभी तक सारी क्लासेस देखी होंगी उसे एक बात समझ में आ गई होगी कि हम ऑप्शंस की हेल्प से और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स पकड़कर ही अपने स्टैटिक का बहुत सारा हिस्सा कवर कर चुके हैं, है ना। चाहे वो बुद्धिज्म से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल एक्ट्स हो, है ना, इन्वायरमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आपको एक बात समझ आ जाएगी, जब तक हम सारे पेपर सॉल्व कर देंगे ना 2025 के, तब आपको एक बात समझ में आएगी कि भाई इन लेक्चर से हमें एक फायदा हुआ है कि हमारा 60% सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा। मुझे पता है कि 10 क्वेश्चन को करवाने के लिए 1 घंटा बहुत ज्यादा है, बट एक बात समझो कि उस 1 घंटे में आप उतना सीख रहे हो जितना आप एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करके भी नहीं सीख पाते, ठीक है। इसीलिए 1 घंटा लगता है, या 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लगता है। चलिए, अब इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप पता नहीं कब पढ़ोगे, या पढ़ोगे भी या नहीं, बट इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपने देख ली सारी इंपॉर्टेंट जितनी भी है यहाँ पर, है ना। तो ये फायदा होता है। अब देखो, जैसे इसके बाद क्या थी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो क्या है, UNFCCC, है ना। तो यही शॉर्ट फॉर्म में इधर लिखूंगा नीचे, और फिर आपको समझाता हूँ ये क्या है, UNFCCC, ओके। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। कब किया गया था, एक अर्थ समिट हुई थी, अर्थ अर्थ समिट, एक अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। ये जो अर्थ समिट है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ हुई थी जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो रियो से समझ आ गया होगा आपको कहाँ पे हुई है, बट फिर भी नहीं भी समझ आया तो आप मुझे बता देना। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, बट ऐसा नहीं है इस्टेब्लिश करते ही इट एंटर्ड इनटू फोर्स, मतलब कि इसको लागू कर दिया गया, ऐसा नहीं था। इस ये फोर्स में कब आई थी, ऐसा लिख देता हूँ, फोर्स में कब आई थी ये, 1994 में, 2 साल बाद, है ना। किसी भी चीज़ को आप इस्टेब्लिश कर रहे हो उसके बाद उसकी प्रॉपर वर्किंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनली ये काम करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें लागू होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ये एक पेरेंट ट्रीटी है, ये एक पेरेंट ट्रीटी है किसकी, इट इज अ पेरेंट ट्रीटी ऑफ, ट्रीटी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इसके बारे में भी आगे क्वेश्चन आएगा, तब डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। 2015 में, ठीक है, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था। तो ये किसके बेसिस पे लाया गया था, ये UNFCCC के बेसिस पे ही लाया गया था। इसीलिए बोला जाता है कि पेरिस एग्रीमेंट का जो पेरेंट ट्रीटी है वो कौन सी है, UNFCCC, ओके। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, याद रखना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बॉन। बॉन कहाँ पे है, जर्मनी, ठीक है। बट अब जब हमने इतनी सारी चीजें देख ली तो हमें ये तो पता होना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, जो इतना बड़ा फ्रेमवर्क बनाया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज है उनके कॉन्सेंट्रेशन को स्टेबलाइज करना। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, इस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। कि ग्रीन हाउस गैस जो है उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है इस एटमॉस्फेयर में उसे स्टेबलाइज करना। अब वो स्टेबलाइज कैसे होगा, वो स्टेबलाइज तब होगा जब हमारे जो काम है,
ठीक है, हम जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस को इस एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं उसे कम किया जा सके, ठीक है, तभी ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में कम होगी। तो इसका पूरा का पूरा इस फ्रेमवर्क का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ही ये कि टू स्टेबलाइज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस को GHG लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का क्या, ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन, अरे यार, कॉन्सेंट्रेशन, जब मैं ऊपर देखता हूँ स्क्रीन की तरफ तो पेन टैब की तरफ नहीं देख पाता, जब पेन टैब की तरफ देखता हूँ तो स्क्रीन की तरफ नहीं देख पाता, इसलिए ऊपर नीचे हो जाता सब कुछ। इन दी एटमॉस्फेयर, कोई नहीं, थोड़े टाइम में मुझे आदत पड़ जाएगी। एटमॉस्फेयर टू प्रिवेंट, किस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट डेंजरस डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस विद क्लाइमेट सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम। अब आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, मैंने हिंदी में समझा ही दिया कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उसको स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज कैसे करेंगे, जब जो ह्यूमन है उनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में निकल रही है उन चीज़ों को रोका जा सके, ठीक है, तो वही इसका मतलब है, बस सिंपल सा इस पूरी की पूरी डेफिनेशन का। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैंने बहुत डीप में आपको सब कुछ बताया था पहले, बट ठीक है कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ, है ना, जितनी बार पढ़ेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। डब्ल्यू क्या है, एक इंटरनेशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करती है ये, क्या काम है इसका, डील्स विद डील्स विद रूल्स रिलेटेड टू ट्रेड, रूल्स रिलेटेड टू ट्रेड। बट ये ट्रेड किसके बीच में होता है ये भी तो पता होना चाहिए, ट्रेड बिटवीन नेशंस, क्योंकि ये मैंने क्या बताया इंटरनेशनल लेवल पे, तो बिटवीन नेशंस। ओके, उसके बाद ये जो अब मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये तीन चीजें मैं अभी लिखवाऊंगा वो आपको याद होनी चाहिए, एकदम दिमाग में रट लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस के बाद किस ऑर्गेनाइजेशन को या किस, आप बोलो कि और हाँ ऑर्गेनाइजेशन को ही बनाया गया, ठीक है, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, तो ये भी पता होना चाहिए, प्लस ये भी पता होना चाहिए कि WTO ने किसको रिप्लेस किया या किसको सुपरसीड किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो, ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके बाद WTO को बनाया। तो ये तीन चीजें जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। पहली चीज कि इट वॉज क्रिएटेड बाय उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, ठीक है, थोड़ा सा इसके आगे ए लगाना भूल गए हैं हम, नेगोशिएशंस, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये जो नेगोशिएशंस है ये कितने टाइम तक चली, ठीक है, तो याद रखना ये 1986 से स्टार्ट हुई और 1994 तक ये नेगोशिएशंस चलती रही, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। मैं लिखता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉज क्रिएटेड, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे क्रिएटेड बाय, ये तो नेगोशिएशन चलती जा रही थी पर फाइनली एक एग्रीमेंट साइन किया, बाय द एग्रीमेंट एग्रीमेंट साइंड इन मार्केश, ये कहाँ पे है जगह,
मोरक्को, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को में ये कब किया गया? ये 1994 में, जब ये नेगोशिएशंस एंड हुई उसी टाइम पर लास्ट ईयर में ही माराकेश मोरक्को में एक एग्रीमेंट साइन किया, उसके तहत डब्ल्यूटीओ बनी। इसने किसको रिप्लेस किया? रिप्लेस, रिप्लेस्ड, या फिर ऐसे लिख लो सुपरसीडेड। किसको सुपरसीड किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एस होगा सुपरसीडेड। इस किसको मतलब कि सुपरसीड किया, तो आपको पता होना चाहिए। एक थी GATT, GATT एक ऑर्गेनाइजेशन थी। क्या था इसका काम? ये फुल फॉर्म क्या है इसकी? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स ऑफ ट्रेड, टैरिफ्स एंड ट्रेड, सॉरी। ठीक है, इसको सुपरसीड किया। इसके बाद ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद इस एग्रीमेंट का काम खत्म हो गया। उसके बाद स्टार्ट हुआ WTO। ठीक है, तो इसको रिप्लेस किया। अब ये भी पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद इसको इस्टेब्लिश कब किया गया भाई? ये तो लास्ट में आ गया, चलो कोई बात नहीं। 1995 में इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया है ना। इस एग्रीमेंट से 1995 में स्टार्ट किया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है UNEP। चलो UNEP तो बहुत छोटा सा ही है, यहीं पे बता देता हूँ। UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? ये इस्टेब्लिश किया गया 1992 में, ऐसे लिख देता हूँ, इस्टेब्लिश इन 1972, सॉरी 1972 में। ठीक है, ये क्या काम करता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक्चुअल में इन्वायरमेंटल एजेंडाज को सेट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, और जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे हम कहते हैं कि चीज़ें हैं, उसे एडवोकेट करते हैं, मतलब कि उसको प्रमोट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखवा देता हूँ इसको कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि एनवायरमेंटल एजेंडा को सेट करते हैं। तो ऐसे लिख देता हूँ, सेट्स द एनवायरमेंटल एजेंडा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था? प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SD लिख रहा हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला है कि जितने भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड चीज़ें होती है उसे एडवोकेट करते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एडवोकेट्स, एडवोकेट्स, एडवोकेट्स मतलब कि उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। एडवोकेट्स फॉर एनवायरोमेंटल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इन चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये ऑर्गेनाइजेशन आगे आने वाले सालों में भी फिर से आएंगी, मैं फिर से सेम चीज़ पढ़ाऊंगा। क्यों? ताकि आपको याद हो जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के ना इतने समझाने वाले वैसे क्वेश्चंस है नहीं, बस ये एक पहला ही था इतना ज़्यादा। उसके बाद इतना है नहीं, तो आज मुझे लगता है कि क्लास जल्दी ही ओवर हो जाएगी, है ना। जैसे लास्ट क्लास, कल की क्लास तो भाई बहुत लंबी चल गई थी, 1 घंटा 26 मिनट की। बट आई डोंट थिंक कि आज की क्लास इतनी लंबी चलेगी। अब देखो ज़रा, ये ना उस टाइम के हिसाब से इम्पोर्टेंट था। उस टाइम के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी थी जो न्यूज़ में थी। ठीक है, तो तब ये पढ़ना इम्पोर्टेंट था। ओके, आज के टाइम से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या था। कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उस टाइम पर आई थी। ये एक कॉन्टैक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, जो किसे यूज करती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स को। ठीक है, इसकी हेल्प से ये कम्युनिकेशन क्रिएट करती थी दो जगहों के बीच में। ओके, तो दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट। फिर बोला था ये जो कम्युनिकेशन फील्ड है, ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इज डिजाइन फॉर द यूज बाय डिवाइसेस विच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर। ये ना एक्चुअली ये गलत था। ये ना 1 मीटर तक नहीं, एक्चुअली फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही काम कर सकती थी, फ्यू सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो बस इसमें ये स्टेटमेंट गलत थी। बाकी सब ठीक था कि NFC कैन यूज एनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ऐसी स्टेटमेंट्स को तो आप वैसे ही ठीक कर सकते हो। रीजन बताओ, आप एक बात सोचो, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो उसमें एनक्रिप्शन मेथड तो यूज किया ही जाएगा। आपके व्हाट्सएप तक में एनक्रिप्शन मेथड होता है ना, तो इसमें क्यों नहीं होगा?
ठीक है, ताकि क्या हो, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो होती है ना न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें पॉजिटिव चीजें बताई है, तो वो स्टेटमेंट्स तो यूजुअली करेक्ट ही होती है। हाँ, यहाँ पर वो खेल सकते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स की जगह कुछ और डाल देते, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं, बट बिना नॉलेज के दम पे नहीं निकाल सकते, जो आपको लास्ट में एग्जाम से पहले आकर कुछ यूट्यूब पे चैनल्स बताते हैं। ठीक है, वैसे नहीं हो सकता भाई, आपको नॉलेज चाहिए ही चाहिए। हाँ, आप 10 से 15 क्वेश्चन कर सकते हो बिना नॉलेज के, जस्ट बाय नोइंग द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी, जो आप प्रीवियस ईयर से अभी गेन कर लोगे जब तक ये लेक्चर सेंड होंगे। बट हाँ, उसके अलावा नहीं यार, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते आप, नॉलेज चाहिए। ओके, तो यहाँ पे फ्यू सेंटीमीटर्स था, बट बस इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बन गया था, कि अगर किसी ने थोड़ा भी डीप में नहीं पढ़ा तो फिर वो गया। तो इसीलिए इससे हमने क्या समझा, इससे हमने समझा कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कोई न्यू सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, कुछ भी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। ठीक है, और वो काम मैं आपका किस में करवा रहा हूँ, करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स का पहला लेक्चर हुआ था इस सैटरडे को, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने 25 क्वेश्चंस देखे थे, उसमें प्लस पॉइंटर्स थे। ठीक है, और उस 25 क्वेश्चन को हमने कितना डीप में किया था, उससे ही आप अंदाजा लगा लोगे कि क्यों वो आपके लिए सेशन से हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और आपके पास अभी टाइम है, अभी तो अक्टूबर ही एंड हुआ है, ठीक है, अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है, अभी से करंट अफेयर्स करना स्टार्ट करोगे तो एग्जाम से पहले रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये भी उस टाइम पर न्यूज़ में था, ठीक है, गोलन हाइट्स। ठीक है, बट क्या आज ये न्यूज़ में नहीं रहता, बिल्कुल यार, आज भी न्यूज़ में रहता है ना। तो इस वजह से देख लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, बट फिर भी मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ। देखो, ये है गोलन हाइट्स, ये है गोलन हाइट्स। ठीक है, ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, किसके बीच में देखने को मिल रहा है, ये आपको इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में। ठीक है, पहले देखो, मैं एक सिंपल सी आपको कहानी बताता हूँ, हुआ क्या था कि पहले ये जो एरिया है ना गोलन हाइट्स का, ये किसके पास था, ये सीरिया के पास था। ठीक है, बट हुआ क्या, एक 6 डे वॉर हुई, 6 डे वॉर हुई, 6 डे वॉर हुई। ये 6 डे वॉर कौन सी ईयर में हुई थी, 1967 में, 4 नहीं 7, 1967 में। ठीक है, इस वॉर के बाद क्या हुआ, इस वॉर के बाद ये हुआ कि इसराइल ने इसराइल ने कैप्चर कर लिया, कैप्चर्ड गोलन हाइट्स फ्रॉम, किससे, सीरिया से। पहले ये सीरिया के पास था। ठीक है, उसके बाद जो है ये तब से किसके पास है, तब से इसराइल के पास ही है। आप देखो, इसके पास से ना, गोलन हाइट्स के पास से क्या जा रही है, जॉर्डन रिवर। अब इससे ये भी याद रखना है आपको कि इधर दो रिवर्स है, वैसे तो 3 रिवर से मिलके जॉर्डन रिवर बनती है। ठीक है, तो ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है HASBANI। ठीक है, अब देखो, एक और रिवर है जो नॉर्थ ऑफ इसराइल से निकलती है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये दो रिवर्स आप याद रखो, जिससे जॉर्डन फॉर्म हो रही है, जॉर्डन रिवर फॉर्म हो रही है। और ये जॉर्डन रिवर जो है, ये देखो कहाँ पर जा रही है, सी ऑफ गलील में। तो आपको ये भी याद रखना है, सी ऑफ गलील कहाँ पे, ये हमेशा न्यूज में रहता है। जॉर्डन रिवर कहाँ पे ये हमेशा न्यूज में रहती है, आप देखो कहाँ से आ रही है। ठीक है, फॉर्म कहाँ पे हो रही है, नॉर्थ ऑफ इसराइल में फॉर्म हो रही है। ये सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। माउंट हरमन कहाँ पर है। ठीक है, और आपको पता है सीरिया तो अभी वैसे ही इतने न्यूज में है, इसराइल तो कुछ ऐसा करता ही नहीं कि न्यूज में ना बना रहे, है ना, हमेशा कुछ ना कुछ कर देता है न्यूज में रहे। तो इसीलिए ये रीजन तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पर है, मिडल ईस्ट में, है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो चीजें, ये सारे ना मैपिंग, ये मैपिंग तो मैं आपको बता ही रखा है कि हम करंट अफेयर्स को 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट्स में कंप्लीट करते हैं। पहले 3 पार्ट में पूरे महीने की करंट अफेयर्स हो जाएगी, फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ उस महीने की जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ है, ऑलमोस्ट 30 to 35 होती ही है, तो वो हम एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये आपको पता होगा, ये वाली सीरीज तो आप देख ही रहे हैं कि लास्ट 12 ईयर्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जहाँ पर हम हर रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होती हैं, 2 5 पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी, 2 5 PM पे।
ओके। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स, एवरी सैटरडे यू विल गेट अ लेक्चर, एवरी सैटरडे। टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग्स वही 2:205 PM, ठीक है, 2:05 पे आपको ये मिल जाएगी। साथ ही साथ 4 पार्ट्स में होती है, अभी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डेली आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। रोज सुबह 7 बजे, 7 बजे या 7:05 PM पे वो आपको मिल जाएगा, AM पे, सॉरी। ठीक है, ये आपको लेक्चर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, समझने वाला है, इस पर टाइम देंगे। मैं एक बार आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, तब तक आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है, और तब तक मैं पानी वानी पी लेता हूँ। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये कन्वर्टेबिलिटी ऑफ अ रुपी का मतलब क्या है, क्या इम्प्लाई करती है। ऑप्शंस थोड़े से पढ़ लेते हैं। बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड, अच्छा जी। अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस, ओके। Freely permitting the conversion of rupee to other currencies and vice versa, okay. Developing an international market for currencies in India, इन इंडिया, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। चलो मैं बताता हूँ पहले आपको कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का सिंपल सा मतलब है कि हम अपनी रुपी को इजीली किसी भी इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी में इजीली चेंज कर पाए, उसे कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी बोलते हैं, ठीक है। ये जो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी है, मैं सब लिखवाऊंगा, बस पहले समझ लो। ये जो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी है, ये डायरेक्टली किस पे कौन डिटरमाइन करता है, कौन इसका फैसला करता है कैसे होगी। डायरेक्ट मार्केट। जैसे जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी, जैसे जैसे मार्केट की डिमांड कम होगी, जैसे जैसे सप्लाई कम होगी, वैसे वैसे क्या होगा, कन्वर्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, ओके। तो ये क्या है, आपको दो बात समझ में आई कि क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है किसका, रुपी का, टू अदर करेंसी, फॉरेन करेंसीज में। और उल्टा भी, कि क्या हो, कि बाकी करेंसीज को इजीली रुपी में कन्वर्ट किया जा सके। और फ्रीली परमिटिंग का मतलब क्या है, कि डायरेक्टली जो मार्केट फोर्सेज हैं, मार्केट एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से कन्वर्टेबिलिटी होगी, ठीक है, क्या डिमांड रहेगी, क्या सप्लाई रहेगी। ये सिंपल सा मतलब है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बट फिर भी, ताकि आप आगे जब पढ़ें तो आपको याद रहे, इजी वे में लिखवा देता हूं। इसका सिंपल सा मतलब है, इट मीन्स द करेंसी ऑफ अ कंट्री। अभी हम क्योंकि रुपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो करेंसी ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या है, हम अपने पैसे की बात कर रहे हैं, रुपी की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ कन्वर्टेबिलिटी लिखा हो तो उसकी मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, ओके। ऑफ अ कंट्री कैन बी फ्रीली कन्वर्टेड कन्वर्टेड इन फॉरेन एक्सचेंज एट एट कौन डिसाइड करेगा, मार्केट, ठीक है, एट मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मार्केट डिटरमिनेट डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी लिख सकते हो, एक्सचेंज रेट, रेट्स ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। अब याद रखो, ये जो डिटरमाइन कर रहा है, ये डिटरमाइन किस पे बेस्ड है, मार्केट जो डिटरमाइन कर रहा है एक्सचेंज रेट को, वो किस पे बेस्ड है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई
ऑफ अ करेंसी, कि कितनी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी मांग है, कितनी नहीं है, कितनी आप सप्लाई कर सकते हो, कितनी सप्लाई आप नहीं कर सकते हो। इधर सी रह गया। कितनी आप सप्लाई कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते हो, उस सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या था कि गोल्ड में करना है, नहीं यार, सिर्फ गोल्ड में नहीं बोला, कोई भी करेंसी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। डेवलपिंग इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसी इन इंडिया, नहीं यार, कहीं भी हो सकती है वो। ठीक है। उसके बाद अलाउंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस, वैल्यू की बात नहीं चल रही। क्या बात चल रही है? बात ये चल रही है कि कहाँ पर किस तरीके से इसे कन्वर्ट किया जा सके। बिल्कुल उसकी जो वैल्यू है उस पर फर्क पड़ेगा, बट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब ये नहीं है। ये तो बस उसका एक क्या है, एक उसका उसका इम्पैक्ट है। ठीक है। कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी का एक इम्पैक्ट है कि वैल्यू ऑफ रुपी पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये ना थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था जो उस टाइम पर पूछा गया था, है ना? तो फिर भी मैं आपको देता हूँ 10 सेकेंड्स, आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ। ओके। बस मैं चार्जर लेने चला गया था क्योंकि मुझे दिख रहा था कि चार्जिंग कम हो रही है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर क्या है कि ना कुछ मिडीवियल इंडियन स्टेट्स दे रखी हैं और करेंटली वो कौन से रीजन में है उसकी बात करी गई है। ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए। देखो, थोड़ा स्टैटिक है बट हम अब क्या करेंगे ना, मैं आपको इसके साथ जितनी भी मेन और मिडीवियल इंडियन स्टेट्स है और उनके प्रेजेंट रीजन है वो लिखवा देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले दे रखा था ये चंपक या फिर चंपका। ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, ये चंबा को बोला जाता था। चंबा। हम्म। चंबा। ठीक है। ये जो दुर्गारा आपको दिख रहा है ना, या दुर्गार जो आपको दिख रहा है, ये जम्मू ही था। ठीक है। ये जो कुल्लूता है, कुल्लूता कुछ नहीं है, कुल्लू है। क्या है कुल्लूता? क्या है? कुल्लू है। आपको दोनों चंबा और कुल्लू कहाँ देखने को मिलेंगे? हिमाचल में। ठीक है। जो आप इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे सबसे पहले जो है मालवा। मालवा तो सबको ही पता है, मालवा रीजन कहाँ पर है ना, सेंट्रल इंडिया। जब यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि सेंट्रल इंडिया है, तो सेंट्रल इंडिया को क्या बोलते हैं हमें पता होना चाहिए ना। तो क्या बोलते हैं सेंट्रल इंडिया को? मालवा। ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक है कामरूप या कामरूपा। ठीक है। जो भी आप बोलना चाहें, काम रूप या कामरूपा, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है। ये किसको बोलते थे? ये बोलते थे असम। ठीक है। उसके बाद है त्रिगार्ता। ठीक है। ये किसको बोलते थे? ये बोलते हैं जलंधर। जलंधर। ठीक है। उसके बाद उत्कला या उत्कल, जो आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। ठीक है। यू हैव ऑल दी राइट। इसको ऐसे कर देते हैं। किसको बोला जाता था? ओडिशा को। ओके। उसके बाद है एक लास्ट जो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, त्रिपुरा। जो आपको अब समझ में आ गया होगा क्या है त्रिपुरा। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको एटलीस्ट आप पता होने चाहिए। हाँ, पेयर्स में पूछे हैं, मिडीवियल इंडियन स्टेट पूछे, तो आगे क्या पता ये तीनों ना आए बट इनमें से आ जाए। ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें ओनली सेकंड वॉज करेक्ट, बाकी दोनों गलत थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा। ओके। यहाँ पूछा गया है कि जो गोदावरी है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। ठीक है। तो देखो,
ट्रिब्यूटरीज तो गोदावरी की बहुत सारी है, तो अभी हम गोदावरी के बारे में जान लेंगे, कहाँ से ओरिजिन होता है, ठीक है, कहाँ इसका माउथ है, साथ ही साथ कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ये सारी चीज़ें अभी हम देख लेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आप इधर आओ, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, ठीक है, तो आपको इतना पड़ा होगा यार, ये जो वंशधारा है, ठीक है, वंशधारा है, और ये जो पेन्नार है, ये तो यार अलग अलग रिवर सिस्टम है, ये तो किसी भी रिवर सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन में क्यों दे रखे, तो मैं वहीं से 1 और 4 को हटा देता, कि मुझे जहां 1 दिख रहा है और जहां मुझे 4 दिख रहा है मैं उसे हटा दूंगा, मैं अपने आप ही आंसर तक पहुंच गया, ठीक है। तो अगर आपको जब ऑप्शंस दिखते हैं ना, तो आप उनमें रिवर्स में ये देखा करो कि क्या जो ये रिवर सिस्टम दे रखे हैं, क्या ये अलग रिवर सिस्टम है या उसी का पार्ट है, उसी से आंसर निकल जाता है, ठीक है। बट फिर भी हो सकता है कि आप लोगों को ना पता हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ये जो है वंशधारा, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा एंड आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, वंशधरा हो सकता है, वंशधारा हो सकता है, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो है ये ड्रेन कहाँ पे करती है, ड्रेन करती है एट द एंड बीओबी में, बीओबी क्या है, बे ऑफ बंगाल में। ये जो पेन्नार रिवर है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये कर्नाटका, कर्नाटका एंड आंध्रा में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भी कहाँ पर ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में। तो अब ना आप क्या करोगे, अब आप थोड़ा सा वंशधारा को और इसको पेन्नार को थोड़ा सा मैप में देख लेना, बस इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, आपको गोदावरी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ा देता हूँ, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये दोनों करेक्ट हैं और ये दोनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है। आंसर मैं पहले ही मार्क कर देता हूँ, फिर आगे आपको समझाता हूँ। चलिए, यहाँ पे लिख देते हैं गोदावरी, ओके। अब देखो जरा, गोदावरी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर रीजन या पेनिनसुलर इंडिया, ऐसे लिख देता हूँ, इंडिया कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसके साथ आपको क्या पता करना है कि इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से ये जानी जाती है, दक्षिण गंगा, ओके। और क्या पता होना चाहिए, ये राइज कहाँ से करती है, राइज, राइजेस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर, कहाँ पर है ये, नासिक, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब क्या है, और आपको इसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। कौन कौन सी है आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या है, पूर्णा, उसके बाद क्या है, प्रणहिता, ठीक है। प्रणहिता जो है ना, वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूँ, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, TRI लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, और कौन कौन सी है, इंद्रावती, अभी तो ये आपने ऊपर देख ही लिया, ऑप्शन में है ना इंद्रावती। उसके बाद कौन सी है, एंड सबरी, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये कौन कौन सी है, प्रवरा, ठीक है, मंजरा, मंजरा, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, एंड MANIR, मनाइर, ठीक है। ये जो है, ये चीज़ें आपको गोदावरी के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। इधर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है, पूछ लिया जाएगा कि कहाँ से राइज होती है,
ठीक है, पूछ लिया जाएगा लार्जेस्ट रिवर कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की, पूछ लिया जाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो अभी देखो कि हमने पिछले साल वाला पेपर किया, वहां पे हमसे रिवर सिस्टम के बारे में इस तरीका का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर यहाँ जब वो आया तो हमें समझ में आया कि अब जो मेजर रिवर्स है उसके बारे में तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, है ना। कृष्णा की भी ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एटलीस्ट इनके बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आज गोदावरी करवाए, आगे कृष्णा आएगा कृष्णा करवाऊंगा, इंडस आएगा इंडस करवाऊंगा, गंगा के बारे में आएगा गंगा के बारे में करवाऊंगा, हर चीज के बारे में कवर हो जाएगा। बोल रहा हूँ आपको 60% सिलेबस आपका यही कवर होने वाला है, ठीक है। तो इन क्लासेस को बहुत ही ध्यान से मतलब कि लेना, अटेंड करना। अब देखिए 37th क्वेश्चन पे आते हैं। 37th क्वेश्चन में बोला गया है, व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का आई होप आपको आर्टिकल नंबर पता होगा, है ना। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर क्या है 108, उसमें जॉइंट सिटिंग के बारे में बात करी गई है। बोला गया है कि जब भी जॉइंट सिटिंग करवाई जाती है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, इट हैज़ टू बी पास बाय विच मेजॉरिटी, कौन सी मेजॉरिटी से होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लेते हैं। पहली बात तो कभी पता है जॉइंट सिटिंग यूजुअली कब करवाई जाती है, जब दोनों, जो जैसे हम कहते हैं कि लोअर हाउस और अपर हाउस के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो किसी बात को नहीं मान रहे, किसी रिकमेंडेशन को नहीं मान रहे, और जो लोअर हाउस है वो भी किसी रिकमेंडेशन को नहीं मान रहा। तो जब एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो उस टाइम पर जॉइंट सेटिंग करवानी पड़ती है, ताकि इस डेडलॉक को खत्म किया जा सके और उस बिल को पास किया जा सके, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जॉइंट सेटिंग है, जॉइंट सेटिंग है, इसको कॉल कौन करता है, कौन मतलब कि इस चीज को बोलता है कि हाँ अब जॉइंट सिटिंग होगी, इस डेट को कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। बुलाते कौन है प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग को, बट इसको प्रिसाइड कौन करेगा, ठीक है। प्रिसाइड कौन करेगा, प्रिसाइडेड बाय लोकसभा के स्पीकर करेंगे। यहां पर वो क्वेश्चन खेल सकते हैं कि आपसे बोल दे कि वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ और बोल दे, या राज्यसभा के स्पीकर करेंगे, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, है ना, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है प्रेसाइडेड बाय लोकसभा के स्पीकर, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। ओके। कब लाते हैं, अभी मैंने आपको बताया जब डेडलॉक आ जाए अगर लेजिस्लेशन के ऊपर, किसी भी कोई भी बिल पास हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस टाइम पर उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए इसे लाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी मेजॉरिटी से अगर जॉइंट सिटिंग करवाई जा रही है, कौन सी मेजॉरिटी से इसे पास किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल 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 कहाँ लिखा है, हाँ ये रहा, अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि मोर देन मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स, या ऐसे लिख देता हूँ वोट ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्या हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब समझ लो अगर 400 लोग हैं मान लेते हैं, टोटल अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है, टोटल जो है वहाँ पे टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग जो उस टाइम पर प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, अगर वो मान लो 400 है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, या यार और छोटा ले लेता हूँ, रुको, मान लो 100 ही है या 200 ही है मान लो, ठीक है, और 200 ने वोट किया, उधर प्रेजेंट थे तो उन्होंने वोट किया, और अगर 50% का मतलब क्या है 100 वोट्स से ज्यादा, मतलब सिर्फ एक वोट भी ज्यादा हुआ तो क्या होगा, उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास मान लिया जाएगा। ओके। तो ये होती है सिंपल मेजॉरिटी, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल सी चीज है।
ठीक है। जॉइंट सिटिंग आपको पता है कि कहाँ का नहीं करवाई जाती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने ये आपको लास्ट क्लास में करवा दिया है जब मैं आपको बता रहा था कि स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा क्या है और स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा क्या है। वहां पे मैंने बताया था आपको कि जॉइंट सिटिंग कहाँ पर नहीं करवाई जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको 20 सेकेंड्स देता हूँ, मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ। तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वो कौन सा रीजन है इंडिया में जहां पर आपको मैनग्रोव्स का, एवरग्रीन फॉरेस्ट का और डेसिडियस फॉरेस्ट तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पता है ऐसी चीजें, पता है कहाँ देखने को मिलती है यूजुअली इंडिया में? आइलैंड्स में। जब ऊपर देखूँ तो नीचे बिगड़ जाता है, नीचे देखूँ तो ऊपर बिगड़ जाता है। आइलैंड्स। धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी कि सिर्फ पेन टैब में देखना ही नहीं है, बिना पेन टैब में देखे ही मैं लिख दूंगा। अब देखो क्या है कि आइलैंड्स में मिलती है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन था वैसे तो, ठीक है, आइलैंड्स का, तो मैं तो इसको टिक करके आता, बट फिर भी फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। मैनग्रोव जो है आपको यूजुअली कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको देखने को मिलेंगे सुंदरबंस में, सबसे ज़्यादा तो यही है, सुंदरबंस में। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर है? उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं बेटर, कनिका में। इसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था जब मैं क्रोकोडाइल्स के बारे में डिस्कस कर रहा था, और जो ऑलिव रिडले टर्टल हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा था। ठीक है, उसके बाद आपको गोदावरी और कावेरी में देखने को मिलेंगे, बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं, महानदी डेल्टा, गुजरात। गुजरात में कहाँ पे? गल्फ ऑफ खम्बत में और गल्फ ऑफ कच्छ में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरला में। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए आगे जो एनसीईआरटी है उसका एक मैप ऐड किया है जो आपको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा गया है कि लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, डेसिडियस कहाँ देखने को मिलते हैं और एवरग्रीन कहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें ना, अंडमान एंड निकोबार का ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने आपको ऊपर पहले आंसर बता दिया कि ये तीनों चीजें, ये ऐसी चीजें जो है ना मेनली आइलैंड्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आइलैंड का एक ही ऑप्शन था ऊपर, जो कि क्या था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बाकी अब आप क्या करना, आगे आने वाले एग्जाम में आपको दिख जाएगा कि इस मैप का कितना बड़ा रोल है, इस मैप का कितना बड़ा रोल है, कि आपको देखना है कि ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है ये कहाँ से कहाँ तक इनका एक्सटेंट है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि ये जो थॉर्न फॉरेस्ट है इनका एक्सटेंट क्या है, क्या ये यूपी तक आ रहे हैं? ठीक है, क्या ये हरियाणा भी कवर कर रहे हैं, क्या ये पंजाब भी कवर कर रहे हैं? क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं, उस टाइम पर हमारे लिए सिर्फ गुजरात एंड राजस्थान तक ये सीमित है। ठीक है, जो थॉर्न फॉरेस्ट है, बट ऐसा नहीं है, आपको देखना है, बहुत अच्छे से मैप को स्टडी करना है। ठीक है, फिर थॉर्न फॉरेस्ट आपको ये सेंट्रल इंडिया में देखने को मिल रहा है, भाई ये कैसे हो रहा है? ठीक है, साउथ की तरफ भी देखने को मिल रहा है हल्का। तो ये जो है, ये चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे से अपने दिमाग में इस मैप को याद करना पड़ेगा, तभी जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप वो कर सकते हैं। बस अब एक चीज़ ऐड कर लेना, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है यहाँ पर तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, किस किस का? मैनग्रोव, एवरग्रीन एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट का। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखना यार, एक बात सोचो, क्या मैंने 2014 के पेपर में आपको नहीं समझाया था कि बुद्धा जो थे वो कहाँ से कहाँ तक गए थे और कहाँ नहीं गए थे? बताया था ना। अब मैंने इसीलिए मेंशन भी, मैंने इसलिए एक बार देख भी लिया था कि कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25 करवाया था मैंने। कहाँ पर? 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर में। उसमें मैंने आपको सेम चीज बताई थी कि बुद्धा जो थे वो आपको मेनली इस रीजन में देखने को मिल रहे थे, इस रीजन में देखने को मिल रहे थे।
उनकी पूरी लाइफ सिर्फ यहीं तक सीमित थी। और मैंने बोला था कि वो यही देखना चाहते हैं कि क्या आपको पता है कि वो इससे बाहर की साइड नहीं गए थे। ठीक है, तो वो अवंती नहीं गए, ठीक है, वो गंधारा तक नहीं गए। तो यही आपसे इधर ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या आपको ये बेसिक नॉलेज है कि जो बुद्धा है वो इन इन जगह वो नहीं जानते, वो नहीं चाहते कि आपको स्पेसिफिकली पता हो वो कहाँ कहाँ गए। बट खैर अब क्वेश्चन आ गए तो अब पता होना चाहिए, इसलिए मैं लिखवा दूंगा। बट वो उस टाइम पर एक ओवरव्यू देखना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि क्या आपने मैप की स्टडी अच्छे से करी है या नहीं करी है। अगर आपने मैप की स्टडी अच्छे से करी होती तो आपको पता होता कि अवंती तक तो वो गए ही नहीं, ना ही गंधारा तक वो गए, वो मेनली इसी एरिया में थे। ठीक है, तो वहां से ये हो जाता है 3 और 4। बट अब नहीं पढ़ा आपने, अगर उस टाइम पर मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया था, तो अब ले लो जरा कि वो कहाँ कहाँ गए थे। वो इस रीजन में ही थे, इस रीजन के बाहर वो नहीं गए। ठीक है, तो अब मैं मेनली आपको बता देता हूँ कि उनकी जो लाइफ है वो किन किन किंगडम्स के अराउंड ही रिलेटेड थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इन रीजन्स के अराउंड ही थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे, ठीक है, जल्दी से। मगध, वैशाली, वज्जी, मला, ठीक है, एंड कोसी। अरे यार, एंड कोसी। अब आप याद रखना कि इसके अराउंड ही इनकी पूरी लाइफ थी। अब आप इन्हें मैप पे भी देख लेना। ओके, मैंने ये मतलब कि अभी जल्दी जल्दी क्यों करवा दिया, क्योंकि यार यहाँ पे मैंने पूरा बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। वहां तो मैंने आपको बुद्धा की लाइफ के बारे में भी सब कुछ बताया था, है ना। तो आई होप, अगर जिसने नहीं देखी है क्लासेस, कोई बात नहीं यार, कुछ लेट थोड़ी हुए आप, डे 1 से देखना स्टार्ट करो। ठीक है, एक डे 1 देखो, यहाँ से जो आगे की क्लास चल रही है वो देखो, एक दिन में 2 क्लास कर लो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपकी पीछे की क्लासेस भी पूरी हो जाएंगी और आगे की जो क्लासेस अभी चल रही है वो भी नहीं छूटेगी। सिंपल सी चीज़ है, सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आप प्लीज इस मैप को अच्छे से पढ़ लेना। अब ना इस मैप से वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी जो डायनेस्टी है या कौन सी जगह है वो कहाँ पे है। आपको पता होना चाहिए कि कंबोज कहाँ पर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अवंती कहाँ पर है। क्या पता आपसे बोल दे कि वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, बोल देंगे नॉर्थ से साउथ लगाओ। ठीक है, तो अब इस मैप को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने कहा था कि आज के दिन इतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस है ही नहीं समझाने वाले। कल की क्लास में बहुत क्वेश्चन थे समझाने वाले, तो ये समझ लो 1 hour 26 minutes की क्लास बनी थी। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं। ठीक है, तो आपसे ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is associated with the issue of controlling and phasing out of the use of ozone depleting substances। ये किसका काम था कि जिसका सारा का सारा जो लेना देना था, वो कौन सा प्रोटोकॉल था जिसका सारा का सारा लेना देना सिर्फ ओजोन लेयर से रिलेटेड था। ठीक है, अब देखो, इंपॉर्टेंट है जब आपको सारे दिए गए हैं तो आपको सबके बारे में पता हो। तो मैं एक एक करके सबके बारे में पहले आपको बताता हूँ। इसके बारे में मैंने कल के ही लेक्चर में बहुत डीप में डिस्कशन किया है, ब्रेटन वुड्स के बारे में, है ना। तो मैं अभी छोटा सा लिख देता हूँ कि ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1944 में। किन दो ऑर्गेनाइजेशन का इसमें स्टैब्लिशमेंट हुआ, IMF एंड वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का डिस्कशन 2 बार कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, IMF का डिस्कशन भी 1 बार कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो प्लीज देख लेना। ओके, जो नहीं किया है वो मुझे करवाना अभी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसे साइन कब किया गया। साइन किया गया इसे 1987 में, 1987 में। फोर्स में कब आया, 2 साल बाद, 1989 में। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, जो आपका क्वेश्चन है, किससे, प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। अब पता है आगे क्वेश्चन कैसे बन सकता है जब आपको ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो आगे क्वेश्चन पेयर वाला बन सकता है आगे आने वाले सालों में, कि क्योटो प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है, नगोया इससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल इससे रिलेटेड है। तो पता होना चाहिए कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसको 1997 में साइन किया गया, साइंड इन 1997। वो आपसे क्रोनोलॉजी में भी लगवा सकते हैं।
ठीक है, कि सबसे पहले क्या हुआ, कौन सा प्रोटोकॉल सबसे पहले आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, हर तरीके से क्वेश्चन को देखो। ठीक है, एक मिनट बस मैं चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, मुझे पता ही था ये जाने वाला है इसलिए मैं पहले ही ले आया था। नहीं हुआ क्या, नहीं है, एक मिनट बस। चलिए, देखिए, तो आपको हर चीज से चीजों को, हर तरीके से चीजों को देखना है। ठीक है, इसको फोर्स में कब लाया गया, फोर्स में कब लाया गया, बड़े साल बाद, 2005। ठीक है, 2005 में। क्या किससे रिलेटेड है ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उसके एमिशंस को कैसे कम किया जा सके, उससे रिलेटेड ये प्रोटोकॉल है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूँ, कटिंग एमिशंस ऑफ GHG। GHG क्या है, अच्छे से लिख देता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, ये लीगली बाइंडिंग है, बिल्कुल लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, उसके बाद आता है नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, ये एक देखो, जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं ना, उनका यूटिलाइजेशन एक फेयर और इक्विटेबल वे में किया जा सके, कि हर एक कंट्री जो भी इसका पार्ट है प्रोटोकॉल का, उनको जितने भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनका यूटिलाइजेशन वो इक्वली कर सके और एक फेयर तरीके से कर सके। ऐसा ना हो जो ज़्यादा पावरफुल देश हैं वो इन जेनेटिक रिसोर्सेज का यूज़ कर सके और बाकी जो कंट्रीज हैं वो ना कर सके, ऐसा ना हो। इसके लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया, इसे अडॉप्ट किया गया, adopted in PT, adopted, ऐसे लिखते हैं यार, ये मैं जैसे नीचे देखता हूँ सब बिगड़ जाता है। adopted, थोड़ी देर में जैसी आदत पड़ेगी ना मुझे, सब ठीक हो जाएगा, तब राइटिंग भी बढ़िया हो जाएगी। 2010। ठीक है, अब देखो क्या है कि मैं लिखवा देता हूँ आपको कि किस लिए ये प्रोटोकॉल आया था। इट वॉज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच एम्स, किस चीज के लिए एम करता है, मैंने आपको बताया, एट शेयरिंग दी बेनिफिट्स, किस चीज के बेनिफिट्स, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है सबको फेयर और इक्विटेबल वे में मिले। ठीक है, तो अब डायरेक्टली लिखवा देता हूँ, बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन। चलो अब कोशिश करूंगा कि मैं पेन टैब की तरफ ना देखूँ, देखते कैसी राइटिंग आती है। ठीक है, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन ही है, ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ फेयर एंड, देखो बड़ी आ रही है ना, इक्विटेबल रिसोर्सेज। ठीक है, या इक्विटेबल ऐसे लिखते हैं, रिसोर्सेज से भी बेटर है, फिर और लंबा लिखना पड़ेगा, इससे इक्विटेबल वे लिख देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इक्विटेबल रिसोर्सफुल वे से अच्छा है इक्विटेबल वे लिख दो। अब देखो क्या है कि ये हमने सबके बारे में पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, तो ये जो चीज़ें हैं आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। बाकी अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी कल। आपको पता है ये मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होती हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसे लगी। पीडीएफ जो आपको लेनी हो, 2014 की मैंने अपलोड कर दी है पूरे 100 क्वेश्चंस की। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।